हाय हेलो व्हाट्सअप, कैसे हो आप। मेरा नाम है सचेत और मैं इस वीडियो में आपको कनाडा की बेसिक इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है और आप यहाँ पे आने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सो लेट्स क्विकली चेक इट आउट। काफ़ी समय से दोस्त लोग इंडिया से और बाकी सब अलग कंट्रीज से पूछते थे कि वो यहाँ पे कैसे आ सकते हैं और वो यहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसी क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है और वो एलिजिबल है कि नहीं। तो अक्सर मैं जो जानता था मैं उनको बता देता था, मगर मुझे अभी थोड़े समय से क्वेश्चन आता था कि अगर मेरे इतने सारे दोस्त क्वेश्चंस करते तो बहुत सारे लोग और भी रहेंगे बाकी सब कंट्रीज़ में जो जानना चाहते रहेंगे कि कनाडा कैसे आ सकते हैं और वो एलिजिबल है या नहीं। तो सोचा क्यों ना एक वीडियो छोटा सा बना लूँ और लोगों को जो मेरी तरफ से हेल्प हो सके, मैं जो जानता हूँ यहाँ पे वो शेयर कर सकूँ। सो बेसिकली मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में हूँ। मैं 2015 में कनाडा आया था स्टडी वीज़ा पे। मैंने यहाँ पे पढ़ाई की, फिर वर्क परमिट ली और आज मैं फाइनली पीआर हो गया हूँ यहाँ पे। और कनाडा का इमिग्रेशन प्रोसेस बड़ा स्मूथ है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बहुत क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनकी वेबसाइट्स पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ लिखा हुआ है। आप थोड़ी सी रिसर्च कर लो तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी प्रोसेस जानने के लिए, उनकी एलिजिबिलिटी जानने के लिए। सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अगर देखा जाए वहाँ पे, तो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आप यहाँ पे आने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। तो ये लिंक है और ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। वो आपको ये CIC की ऑफिशियल वेबसाइट, ये इमिग्रेशन ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे लेके जाएगी। और ये टूल का जो नाम है वो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, उसको शॉर्ट में CRS टूल बोलते हैं ज़्यादातर लोग। और नहीं चाहिए ये तो ये टूल में आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो जो आपकी बेसिक एजुकेशन, आईलेट स्कोर वगैरह के बारे में है, और उससे वो आप टोटल कैलकुलेट ये टूल करके देगी एंड में कि आप के पॉइंट्स कितने हो रहे हैं। मैं अपनी इंफॉर्मेशन डालूँगा जो मैंने अपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के टाइम पे डाली हुई थी। तो यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चंस के बाद दूसरे क्वेश्चंस खुलते जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन है मैरिटल स्टेटस, जो आप डालेंगे वो भी इफ़ेक्ट करता है आपके स्कोर पे। तो लेट्स सी, आपकी उम्र कितनी है वो भी डिसाइड करती है कि आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे या घटेंगे। और व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एजुकेशन। सो यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन इंफॉर्मेशन देनी है। और अगर आपने सपोज इंडिया में 12+3 किया हुआ है, जैसे 12वीं के बाद आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, डजेंट मैटर आपने 4 साल की डिग्री की है या फिर 3 साल की डिग्री की है, अगर आपने उतना पढ़ा हुआ है तो आप बैचलर सिलेक्ट करेंगे 3 और मोर ईयर प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो बेसिकली मोस्टली जो 3 साल की डिग्री से और 4 साल की डिग्री होती है वो लोग ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में मैंने इंडिया में पढ़ाई की थी 3 साल की, बैचलर्स ऑफ साइंस इन IT दिया था, और मैंने यहाँ पे आके 2 साल की और स्टडीज़ की थी, एडवांस डिप्लोमा की। तो मेरे पास 2 डिग्री थी, इंडिया की भी और यहाँ की भी। तो मेरे केस में मैंने ये सिलेक्ट किया था क्योंकि 2 और मोर सर्टिफिकेट्स डिग्रीज ऑफ डिप्लोमा होता है, तो उसमें क्योंकि मेरे पास इंडिया की भी थी और यहाँ की भी थी। अगर किसी ने आप में से किसी ने इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, जैसे ग्रेजुएशन के बाद की स्टडीज़, मास्टर्स डिग्री या फिर कोई और डिप्लोमा 2 साल का और एक्स्ट्रा,
तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मास्टर्स डिग्री है और आपकी इवैल्यूएट होती है बराबर से, तो वो आप मास्टर डिग्रीज भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेरे केस में ये ऑप्शन था, तो मैं ये फिलहाल सिलेक्ट करूँगा। हैव यू अर्न्ड अ कैनेडियन डिग्री डिप्लोमा? यस, तो मैंने यहाँ पे कैनेडियन डिप्लोमा लिया हुआ था, मैंने यहाँ पे स्टडी की हुई थी, तो इसके लिए मैंने यस सिलेक्ट किया। उसमें से मैंने किया था कि 2 साल का डिप्लोमा था मेरा। तो ये यहाँ पे ना क्वेश्चंस बड़े समझ के पढ़ के ही आंसर देना, क्योंकि कभी बार लोग पढ़ते नहीं है पूरा क्वेश्चन। उसमें लिखा हुआ है हैव यू अर्न्ड अ कैनेडियन डिग्री, सो उसमें वो इंडियन या फिर और किसी कंट्री की नहीं, कैनेडियन की बात करते हैं तभी, क्योंकि उसके 15 पॉइंट ज़्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। तो इसके लिए पढ़ के ही आंसर दीजिएगा। आईलेट स्कोर में मेरे आए थे, बड़े अच्छे आए थे मेरे तो। आईलेट्स या फिर सेल्फिप, आप सेल्फिप भी दे सकते हो, उसके भी स्कोर्स वैलिड होते हैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए। मैंने आईलेट दी थी और मेरी स्पीकिंग में आए थे 7.5, लिसनिंग में आए थे 8, रीडिंग में 8 और राइटिंग में टूट गए थे हम 6। तो ये थे मेरे आईलेट्स के स्कोर। अगर कोई और स्कोर रिजल्ट दिया है, और मैं भूल गया यहाँ पे बताना कि आप कनाडा में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। सो अगर आपको फ्रेंच आती है और आपकी लेवल अच्छी है फ्रेंच में, तो आप फ्रेंच की भी एग्ज़ाम दे सकते हो, और उसके भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आपको फ़ायदे रहेंगे ये एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट सिस्टम में। सो मैंने कोई और एग्ज़ाम नहीं दी थी, तो नॉट एप्लीकेबल। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा, तो इन लास्ट 10 years हाउ मेनी years of skilled work experience in Canada do you have? सो ये सिर्फ कनाडा के बारे में बात कर रहा है, कनाडा की स्किल्ड एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक्सपीरियंस कितना हुआ है कनाडा में, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। सो मेरा 1 साल का था यहाँ पे, तो मैंने 1 साल सिलेक्ट किया था। अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे 3 कैटेगरी की जॉब कंसिडर होती है स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस। याद रखिए कि ये कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्किल्ड लेबर्स के लिए है, तो आपकी जॉब आपकी स्किल्ड लेबर्स में आती है या नहीं, वो पहले चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी को ही कंसिडर करते हैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए, 0, A और B। तो अगर आपको जानी है कि आपकी जॉब एक्सप्रेस एंट्री की एनओसी कैटेगरीज में आती है या नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे ये फाइंड योर एनओसी क्लिक कर सकते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब। और यहाँ पे ओवरव्यूज दिए हुए हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट मैनेजर्स, माइन मैनेजर्स वगैरह 0 में आते हैं, डॉक्टर्स वगैरह A में आते हैं, और B में प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस और शेफ्स वगैरह आते हैं। तो ये सिर्फ 3 कंसिडर रहती है। अगर आप कोई इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है आपकी कैटेगरी ना भी आए, मगर उस डिटेल में जाके पहले देख लीजिए कि वो आती है कि नहीं। अगर इसके बाद में पता नहीं चल रहा, तो यहाँ पे फाइंड योर जॉब टाइटल्स पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे नीचे लिखी जाएगी आपको। तो यहाँ पे अपनी जॉब पोजीशन डाल सकते हो देखने के लिए कि वो कौन सी कैटेगरी में आती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोग्रामर रहेगा या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर रहेगा, तो वो लिखेगा सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो यहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आ गए, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में ए कैटेगरी, इसमें वेब डेवलपर्स या फिर कोई भी प्रोग्रामर से सब लोग आ गए। क्लोज इनफ होना चाहिए ये टाइटल से आपकी पोजीशन, तो वो यहाँ पे ई कैटेगरी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। तो इसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा 1 ईयर, क्योंकि मेरा 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस था। अभी यहाँ पे पूछ रहा है इन लास्ट 10 years हाउ मेनी टोटल ईयर्स ऑफ फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव। सो यहाँ पे कनाडा के अलावा बाकी कोई भी कंट्री में आपका कितना एक्सपीरियंस है इन 3 कैटेगरीज में, तो वो एंटर कर सकते हो। तो मेरा इंडिया में था एक्सपीरियंस, मगर मैंने नहीं डाला था, क्योंकि मेरा यहाँ पे 1 ईयर सिलेक्ट करने से ही इनफ पॉइंट्स हो जा रहे थे वो टाइम पे, तो मैंने इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं डाला था, इसके लिए मैंने नन सिलेक्ट किया था यहाँ पे। फिर इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम कैनेडियन प्रोविंस, तो ज़्यादातर लोगों का ये नो ही होता है, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं नॉमिनेशन कोई प्रोविंस से।
फिर आते हैं एडिशनल पॉइंट्स की कैटेगरीज। इन एडिशनल पॉइंट्स में पहले आता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, शॉर्ट में उसको LMIA बोलते हैं यहाँ पे। वो कैनेडियन एम्प्लॉयर देता है। जनरली वो इजीली मिलता नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए वो नो होता है। तो डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस? तो मेरे पास नहीं था, तो नो। अगर आपके पास कोई रहेगा नॉमिनेशन कोई प्रोविंस से, कोई प्रोविंस आपको बुलाना चाहती है, तो नो यस लिख सकते हो उसमें। डू यू और योर स्पाउस और कॉमन इन लॉ पार्टनर हैव एट लीस्ट वन ब्रदर? सो आपकी कोई भाई या फिर बहन कनाडा में रहते हैं और उनका PR और या फिर उनका सिटीजनशिप हो चुका है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। याद रखिए, सगे भाई और बहन ही आप कंसिडर कर सकते हो, कजिन्स नहीं कंसिडर होता कनाडा में एज अ फैमिली। तो यहाँ पे मेरा कोई था नहीं यहाँ पे, तो नो लिख दिया था मैंने। और बस इतने ही स्टेप्स है। इतने स्टेप्स के बाद आप कैलकुलेट को स्कोर क्लिक कर सकते हो और नीचे आने के बाद आप देख सकते हो कि मुझे एज के इतने पॉइंट्स मिले, एजुकेशन के इतने पॉइंट्स। तो आपको पूरा डिवाइड किया है कि आपके कितने पॉइंट्स कहाँ बन रहे हैं और कहाँ लूज हो रहे हैं। जैसे मेरे पास फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज का कोई नहीं है, क्योंकि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। अगर होती तो और मिलते। फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस का सब कुछ मिला हुआ है। एजुकेशन के मेरे को यहाँ की, क्योंकि मैंने यहाँ पे पढ़ाई की थी, तो मेरे को यहाँ पे 25 पॉइंट्स मिले हुए थे। और फिर नीचे जाके देखोगे तो मेरे होते थे 449 पॉइंट्स। तो उस टाइम पे ड्रॉ चल रहे थे कुछ 450 के आसपास, तो मेरे 449 थे, तो मैं ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका था एक्सप्रेस एंट्री पूल में बैठने के लिए और एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करने के लिए। तो अभी जैसे लास्ट देखा जाए, अगर आपको जानना है कि आपको लास्ट एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ कितना गया, तो देख लेते हैं। मैंने भी नहीं देखा। लास्ट एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ लिखोगे गूगल या पिंग में, तो यहाँ पे ये canada.ca है, ये ट्रस्टेड वेबसाइट है। यहाँ पे देख सकते हो कि आप नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा कि लास्ट देखो CRS स्कोर, ये CRS स्कोर ऑफ लोएस्ट रैंक कैंडिडेट इनवाइटेड 454। सो लास्ट गया था 454 में। सो अगर आपका 454 से ऊपर हो रहा है यहाँ पे, तो आप एलिजिबल हो कनाडा आने के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो आपको कनाडा इनविटेशन भेजेगी अगर आपने प्रोफाइल सबमिट की हुई है तो। सो होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैनेडियन परमानेंट रेसिडेंसी की रिक्वायरमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एलिजिबिलिटी के बारे में आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में छोड़ दीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।